अच्छा, आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो अक्सर कहते आए हैं कि मोदी भाई दीदी भाई दोनों में कोई फर्क नहीं है। बीजे मूल नाम है इनका, तृणमूल नहीं। बीजेपी और तृणमूल में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए ना, जो नेता सुबह तृणमूल, अभी शाम होते होते भाई बीजेपी चले गए, अभी फिर रात हो जाएगा फिर हनुमंत तृणमूल, फिर बयाना उठे आंकड़ा इन घसते घसते बरस करते करते दक्षिण बाबा हनुमंत फिर तृणमूल चले गए। मैंने बंदर जैसे एक डाल से दूसरे डाल पे लपक लपक के चलता है, वही हाल है टीएमसी और बीजेपी के नेता का। यहाँ का जो काउंसिलर अभी जीता हुआ काउंसिलर था, जो इस बार जीते हैं, वो पहले किस पार्टी से जीते थे बोलिएगा आप लोग? अभी किस पार्टी में है? कल को बीजेपी में फिर से वापस नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे लोगों को वोट देंगे आप, जो एक डाल से दूसरे डाल में बंदर के तरह खुदा फादी करे। कल बीजेपी, आज टीएमसी। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस्लामपुर के लोगों को 22-23 साल से गुमराह बना करके रखा गया है। आज इस्लामपुर में कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अभी काम क्या हो रहा है? अब हाई रोड में जाएंगे ना, दोनों तरफ जो लाइन का पोल सब है, सापलार में पचे लाइट लगा है, नाल सीधा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, वोट के बाद टीएमसी का आदमी सब खोल करके अपना घर में लगाएगा, ले जाकर के सब खोल लेगा। इनको चोरी करने का आदत है, नहीं सच बात है। इनको चोरी, इनका चोरी का इतिहास अगर आप सुनेंगे तो बाली चोरी, कोयला चोरी, माटी चोरी, जूता चोरी, छागल चोरी, सब কিছু দিয়ে আপনি একটা কমন জিনিস দেখতে পাবেন, তৃণমূল सब जगह আছে। ये जो लाइट लगाया हुआ है, ये होता है, इसको बोलता है चटकदार और चमकदार राजनीति। पूरे 5 साल कोई काम नहीं करेंगे, पूरे 22 साल तक कोई काम नहीं हुआ, अभी जाकर के लाइट लगाया जा रहा है। और ये मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल के ये उर्दू मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल के सामने एक बोर्ड लगाया गया, आई लव इस्लामपुर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शहर को खूबसूरत बनाना ही चाहिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल, अगर टीएमसी के मेरे कोई यहाँ दोस्त भाई सुन रहे हैं तो मुझे जवाब दे दीजिएगा, अगर कभी मौका मिले तो। बरसात के टाइम उस इलाके में इतना पानी लगता है, वो जो स्कूल के सामने, तो अभी तो जाकर के बच्चे बच्चियां सेल्फी ले लेंगे। जब बरसात का टाइम आएगा तब सेल्फी लेने के लिए वाटर प्रूफ मोबाइल और वाटर प्रूफ जैकेट क्या आप लोग देंगे? अगर देंगे तभी जाकर के वहां सेल्फी ले सकते हैं, क्योंकि वो बोर्ड इतना पानी में चला जाएगा, आपको डूब करके पानी में सेल्फी लेना पड़ेगा। आज इस्लामपुर का बोर्ड लगा करके वहां पे टीएमसी का नेता जाकर के इस तरह से उद्घाटन करता है, लगता है बहुत बड़ा कारखाना का उद्घाटन किया है। किसी को उद्घाटन कर बाप रे बाप फीता काट है, सब गई चाय पीछे, मीडिया बोला है। मीडिया वाले भाई दूसरे अंदाज में ना ले, उनका काम है हर जगह कवरेज देना। আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনি আই লাভ बोर्ड इस्लामपुर उद्बोधन एमन भावे করলেন, মনে হচ্ছে যে কি হলো इन 10 सालों में टीएमसी के राज में। मुझे बताइए ना, पूरे उत्तर दिनाजपुर में एक भी नया कारखाना, एक भी नया फैक्ट्री उद्घाटन हुआ है? नहीं हुआ। एक भी नया स्कूल नहीं हुआ। जो स्कूल बाय महाज ने बनाया था, उसी स्कूल को रंग चढ़ा करके बोलता है उन्नयन होइछे। एक भी नया कारखाना नहीं। जब तक नया इंडस्ट्री नहीं बनेगा, कारखाना नहीं बनेगा, बेकार नौजवानों का रोजगार नहीं होगा। आज ये मैं जो कह रहा था, बाइनरी पॉलिटिक्स, बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी, टीएमसी को रोकना है तो बीजेपी। खास करके माइनॉरिटी इलाके में हमारे मुसलमान भाई बहनों को कहा जाता है, अगर ममता भोट्टा नहीं दिबेन तो बीजेपी चलो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो ये कैसे, ये ठीक उसी तरह है। शोले सिनेमा देखेंगे ना, शोले सिनेमा, शोले सिनेमा में माँ कहती है सो जा बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वो माँ गब्बर दिखा के डराती थी, ये लोग मोदी दिखा करके हमको डराते हैं। वो माँ गब्बर दिखा करके बच्ची को डराती थी, ये हमको मोदी दिखा करके डराते हैं। अरे भाई, मोदी को लाया किसने? बीजेपी को किसने लाया बंगाल में? हम भूले नहीं हैं। ममता बनर्जी और मोदी एक ही पाठशाला का स्टूडेंट, एक ही क्लास में पढ़े हैं। आरएसएस में थी ममता बनर्जी, 2 बार बीजेपी में घर बसा चुकी है बीजेपी के साथ। आज वो बीजेपी से अलग होकर के मुसलमानों को खास करके बीजेपी का डर दिखा करके कह रही है, अगर हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी नहीं था बंगाल में, कॉमरेड ज्योति बसु के जमाने में बीजेपी नहीं था, कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में बीजेपी नहीं था। आज सिर्फ बीजेपी को बढ़ाया नहीं, बल्कि बीजेपी को दंगा फसाद करने के लिए जितना हिम्मत मिलता है, आपका जाकर के ममता बनर्जी की सरकार से मिलता है। कॉमरेड ज्योति बसु ने कहा था, আমার राज्य दंगा करते असले माथा भेंगे দিব। कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था, और कॉमरेड ज्योति बसु ने कहा था, कोई अगर दंगा करे उसके सर पे गोली मारो। लेकिन आज आप बंगाल में देखिए, आज आप बंगाल में अगर देखेंगे तो ममता राज में बीजेपी और आरएसएस ने पूरे बंगाल में दंगा का
माहौल खड़ा कर दिया है। इसमें तृणमूल भी उतना ही जिम्मेदार है जितना बीजेपी जिम्मेदार है। ये कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बाहर में दिखाते हैं ये लोग कुश्ती, अंदर में है दोस्ती। मैं आपको चंद एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। पार्लियामेंट, जहां देश का कानून बनता है, पार्लियामेंट में जब कानून पर बहस होती है कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो 3 तलाक का जब कानून आया, टीएमसी के सारे एमपी चुप। बोले कौन? यहां के साबिक एमपी जनाब मोहम्मद सलीम साहब। अभी भी यूट्यूब में सर्च कीजिए, आप वीडियो मिल जाएगा आपको। जब एनआरसी सीए का मुद्दा आया, बोला कौन? मोहम्मद सलीम, साबिक एमपी। टीएमसी का 22, उस वक्त 34 एमपी हुआ करते थे, सब चुप। उसके बाद 370 कश्मीर का मामला, कोई नहीं बोला। पेट्रोल डीजल का मामला, तृणमूल का कोई भी एमपी नहीं बोला। उसके बाद जीएसटी का मामला जब बिल आया, तृणमूल का कोई भी एमपी नहीं बोला। और हाल ही में रिसेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद रोजा, कुछ ही दिन बाद रोजा, 1 महीना बाद रोजा। रमजान के वक्त सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? जो मुसलमान होते हैं कि भाई रोजा आएगा, ईद आएगा, ईद पढ़ेंगे। दुर्गा पूजा के वक्त हमारे हिंदू भाई खुश होते हैं, 25 दिसंबर को हमारे आपका जग। हालांकि हम लोग इस यकीन पे करते हैं कि उत्सव धर्मो जार जार उत्सव सवार, सभी का है फेस्टिवल। रमजान के टाइम में मुसलमान भाइयों से ज्यादा खुशी होता है, ममता बनर्जी खुश होती है। वह लुटरी लगे जो गुना जैन रोजार महीनारी हो लई मोर माँ पीनी होता ऐन एवरी हिजाब पीने निकली बे उन्हीं का ऐसे करके हिजाब पहन करके वो जाती है सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह बोलने। सुभान अल्लाह और माशा बोल करके वो वोट लेती है मुसलमानों का। वोट लेने के बाद जब कुछ दिन पहले कर्नाटका का मामला आपको याद होगा, हिजाब पहनी हुई एक लड़की को कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी किया था। कर्नाटका में कह रहा है कि हिजाब पहना नहीं जाएगा। जब इस बात को लेकर के पार्लियामेंट में आपका जाकर के बहस हुई, कुछ दिन पहले की बात है, 1 हफ्ता पहले की बात है, जब पार्लियामेंट में बहस हुई, तो मैं आपको बता रहा हूं सीपीआईएम, सीपीआई, लेफ्ट फ्रंट सब मिला करके 5 से 6 एमपी है हम लोग का, खाली सिर्फ 5 से 6। हम लोग बहुत कमजोर हो गए। 12 राज्यसभा लोकसभा मिला करके 12 एमपी उठ के खड़े हुए, विरोध भी किए और बीजेपी सरकार के खिलाफ वो लोग वॉकआउट भी किए। लेकिन आपको सुनने से हैरानी होगी, जो लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे, हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे, टीएमसी का 24-25 एमएलए, एमपी पार्लियामेंट में बैठा हुआ रहा, लेकिन एक लफ्ज भी वो मोदी के खिलाफ या बीजेपी के सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में नहीं बोला। हिजाब के लिए, हिजाब का इस्तेमाल वोट लेने के लिए आप करें तो ठीक, और जब हिजाब के बारे में डट करके खड़ा होना पड़ेगा तब आपके मुंह में ताला लग जाता है। तो ऐसे दोगले लोगों को अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। ये बीजेपी और टीएमसी एक ही डाल के फल है, एक ही डाल के फल है ये दोनों, इनमें कोई फर्क नहीं है। आज सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हम बीजेपी से अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, हुआ कि नहीं? किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, 1 साल से चला, 720 किसान शहीद हुए। उसके बाद जाकर के 3 काला किसी आइन बातिल हुआ, रद्द हुआ। वहां पे नेता बन के कौन गए? कॉमरेड हन्नन मुल्ला, पॉलिट ब्यूरो, सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो लीडर, किसान नेता। कौन गए? डीवाईएफआई का हम लोग का कॉमरेड अभय मुखर्जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, हिमक मनोज भट्टाचार्य, एसएफआई का आप लोग का जाकर के मयूख विश्वास। लेकिन आप ये जो कहते हैं ममता बनर्जी कि हम किसानों का खैर का है, हम गरीबों का खैर का है, ममता बनर्जी लिखी भाई टाइम निशील के कलकत्ता फ्लाइट खानत बुडवे दिल्ली नाम भे होता से गाड़ी ले थोड़ा किसान लार बीच जाए लोग बोले उसमें कि नहीं हम आपके साथ हैं। वो नहीं गई। ममता बनर्जी को सपना देख रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली फ्लाइट में जाकर के सिंगू बॉर्डर में किसानों के बीच 5 मिनट बैठने का उनको टाइम नहीं हुआ। और ये तृणमूल कह रही है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। असल मुद्दा इन लोगों को यह है कि ये बीजेपी को नहीं रोकेंगे। ये बस जैसे वो मां गब्बर का डर दिखाती थी, डर दिखा करके बच्चे को सुलाती थी, हम लोगों को, आप सबको, यहाँ के लोगों को बीजेपी का डर दिखा करके खाली इनको माइनॉरिटी का वोट चाहिए। आज देखिए ना क्या हो रहा है। अनीस खान कौन है? अनीस खान का जो मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, अभी हम लोग चोपड़ा से प्रोग्राम करके आए, चोपड़ा थाना घेराव किए थे हम लोग। ये आपका जाकर के ये फाड़ी क्या कहते हैं, लाल बाजार फाड़ी हम लोग घेराव किए थे। अनीस खान का गुनाह क्या था? आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक में। अनीस खान का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हक के लिए लड़ता था, वो हक के लिए लड़ता था, आवाज उठाता था। उसने कहा भी आमता थाना में कि আমার যে প্রাণে মারার আমাকে বারবার হুমকি দিচ্ছে তৃণমূলের নেতারা, আমাকে প্রোটেকশন দেওয়া হোক। ये लॉ कर रही है।
ये जानती है कि जब हमसे बेहतर जानती है कि जब कोई भी आम इंसान जितना कीमत एक मिनिस्टर के जान का है उतना कीमत आपके जान का भी है, मेरे जान का भी है। अगर कोई ये कहे कि मेरे जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये राष्ट्रीय एटा दायित्व है, पुलिस प्रशासन एटा दायित्व कि ओर जनो प्राणे कोनो माने आघात ना हो सेटार दायित्व के नीते होवे। इतना बोलने के बावजूद भी उसका कोई प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, वो सोया हुआ था घर में, उसके घर में 3 सिविक पुलिस ड्रेस पहन करके और एक आपका जाकर के ऐसा ही जाकर के गेट खटखटाया। जाने दीजिए, टोटो को जाने दीजिए। ठीक है, देखिए रास्ता हम किसी के लिए रोकेंगे क्योंकि हम रास्ता खोलने वाले लोग हैं, रास्ता रोकने वाले लोग टीएमसी के हैं। हम सभी के लिए रास्ता खोलने वाले हैं। उनके घर में गया, जाकर के बोला कि ये अनीस को था अच्छे, उसके अब्बा ने कहा कि अनीस ऊपर में सो रहा है। ऐसा ही जो है वो उनके फादर से बातचीत में लग गया, उनको उलझा करके रखा और 3 सिविक पुलिस ऊपर जाकर के अनीस खान को बुरी तरह जख्मी करके 3 महला बिल्डिंग से उसको नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा देने के बाद वो जब सीढ़ी से नीचे आकर के उस ऑफिसर को कहता है, सर काम खत्म, मैंने कास्ट हो गई। उसके बाद आज हम मैंने अनीस खान के अब्बा ने 3 बजे फोन किया, 2 बजे फोन किया पुलिस को আমতা থানা में कि আমার ছেলেকে পুলিশের কাপড় পরে কেউ এসে এখানে मर्डर করে চলে গেছে। आप सुनने से हैरानी होगा आपको, 3 बजे फोन किया था, पुलिस उनके घर में 9 बजे पहुंची, 9 बजे सुबह। 3 बजे रात को कोई फोन करता है, उनके घर में पहुंचता है 9 बजे। कुछ दिन पहले मोइदुल इस्लाम मिद्या को इसी ममता बनर्जी के पुलिस ने नवान्न अभियान में मार दिया था। तो जब वोट लेने की जरूरत पड़ती है तब आप मुसलमानों को कहते हैं क्या, दूध देने वाली गाय। यही ममता बनर्जी बोली थी, जब वोट लेने की बारी आती है दूध देने वाली गाय, और जब वोट खत्म हो जाता है तब कुर्बानी करने वाला गाय। ये नहीं चलेगा, बंगाल में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ममता बनर्जी जिस तरह से माइनॉरिटी मेजोरिटी सब कम्युनिटी को जिस तरह से ममता बनर्जी उनका जाकर के वो शोषण कर रही है, इसके खिलाफ आप सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। आज हमारे बीच कैंडिडेट है शमशाद, मैं यही बात बोल के खत्म करूंगा। आज आप शमशाद परवीन हमारी कैंडिडेट है, नई कैंडिडेट है, वो लड़ रही है इलेक्शन, पहली दफा लड़ रही है। कोई कह पाएंगे कि वो किसी के पास कोई घर का पैसा लेकर के पैसा लिया है? कोई कह पाएंगे कि कोई काम के एवज में उन्होंने किसी के पास घूस लिया है? नहीं लिया है। तो जब आप एक मिसाल देता हूं, आप अगर यहां से फ्रूट मार्केट खरीदने जाए तो आप वहां पे कौन सा सेब लेंगे? जो सेब बिल्कुल ताजा हो या जो सेब सड़ा हुआ हो, दाग लगा हुआ, कौन सा लेंगे? ताजा वाला। जब आप एक शौक, सेब तो शौकी है ना भाई, वो तो हमारा रोज का खाना नहीं है। मन कुरिल जाए सेब किने ले चलो हीरा ना भाई, मन कुरिल बिलाती किने चलो। जब आप शौक के लिए आप एक सेब में अगर थोड़ा सा भी दाग हो, उसको आप कहते हैं कि तुम भाई दुकानदार भाई आप दाम ज्यादा लीजिए लेकिन हमको फ्रेश सेब दीजिए, फ्रेश सेब लेकर के आते हैं। तो ये तो आपके 5 साल का आपका इतना कीमती वोट है और आपके वार्ड का उन्नति का सवाल है। तो जब आप सेब खरीदने में इतनी मुस्तैदी बरतते हैं, इतना आप ये हिकमत से काम लेते हैं, तो आप कोई सड़ा हुआ कैंडिडेट को वोट दे करके अपने वार्ड का मुस्तकबिल कैसे खराब कर सकते हैं? आपके पास, आपके सामने फ्रेश कैंडिडेट कॉमरेड शमशाद बैठी हुई है, जिसने घर के नाम से किसी के पास कमीशन नहीं लिया, ड्रेन के नाम से किसी के पास कमीशन नहीं लिया, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, यंग है। बस उसने हवाओं के खिलाफ एक चिराग जलाया है, उस चिराग को जलाए रखना इस वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि शमशाद जो चिराग आप लोगों के बलबूते पे जो खड़ी हुई है, इस चिराग को आप लोग बुझने नहीं देंगे। मुझे एक इसके लिए बैठे बैठे मैंने 2 लाइन छोटा सा बनाया। मैं वो कहना चाहूंगा कि अगर फिर से करना है अपने 2 नंबर वार्ड को आबाद, अगर फिर से करना है अपने 2 नंबर वार्ड को आबाद, तो चुनिए इस बार शमशाद। यही बोल करके आप सबके अपनी सामने बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, वामफ्रंट जिंदाबाद। शुक्रिया। সামি খানকে ধন্যবাদ তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এবারে আজকের এই বামফ্রন্টের
নির্বাচনী সভায় কমরেড শামসাদ পারভিনের সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে, তারপরে আমরা বলছিলাম স্বপনবাবু, আজকে আপনি যে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে এসেছেন, সিপিআই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন, একদম ফেসবুক, কতটা আশাবাদী আপনি? আমরা এখানে 100% আশাবাদী, কারণ হচ্ছে এখানকার মানুষের সাড়া আমরা পেয়েছি। যেদিন সেলিম সাহেব এসেছিলেন আমরা ওয়ার্ডের সমস্ত এলাকাটা ঘুরেছি, তাতে একটা মানুষের সমর্থন আমরা পাচ্ছি, এটা আমরা দেখেছি। কারণ হচ্ছে এই ওয়ার্ডের যে বিগত সময় কাউন্সিল ছিল তার বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ, শেষ করে হচ্ছে হাউস ফর অল তার অ্যালটমেন্টের ক্ষেত্রে একটা দুর্নীতির অভিযোগ মানুষরা করছে। তাই নতুন প্রার্থী হিসাবে, শিক্ষিত প্রার্থী হিসাবে শামসাদ পারভিন অবশ্যই জিতবে, এটাই আমরা আশা করছি। আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে, যেখানে আপনারা এতদিন পরে এসে হিসাব পেয়েছেন, হাউস ফর অলের যে হিসাব চাইছেন মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু সেটা এত দেরি করে কেন, এত আগে কেন হয়নি এই প্রতিবাদগুলো? এই কথাটা ঠিক না, কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টি ইসলামপুর শহর তখন এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে প্রথমে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি 2018 সালে, এবং তারপরে আমরা 19 সালেতে বা 19 সালেতে আমরা লকডাউনের আগে আমরা হচ্ছে মিছিল করে গোটা ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা 17টা ওয়ার্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে মিছিল সহকারে আমরা দিয়েছিলাম, ডেপুটেশন দিয়েছি, লিখিত ডেপুটেশন। তারপর আগে হয়েছিল এটা আমাদের 19-এই হয়েছে, 18তে একবার দিয়েছি, তারপরে হচ্ছে 19-এর 7ই জুলাই আমরা দিয়েছিলাম মিছিল সহকারে এখানকার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে। সেখান পরে উত্তর পাইনি, সর্বশেষ হচ্ছে আমরা আরটিআই করেছিলাম, সেখান থেকেও তারা একটা শুধু দিয়েছে, এত টাকা এসেছে, এত টাকা খরচ হয়েছে, কোন খাতে খরচ হয়েছে সেটা তার উল্লেখ করেনি। এবং আমি এখনও বলছি, যদি কাউন্সিলরদের সৎ থাকে বিগত পৌরসভার, তারা তালিকা দেখ যে এই ওয়ার্ডের 15 নম্বর ওয়ার্ডের বা 2 নম্বর ওয়ার্ডে এই লোকদেরকে ঘর দেওয়া হয়েছে, সেইটা দিলে পরে কিন্তু আমাদের হাটে হাড়ি ভেঙে যাবে, কারণ দেখা যাবে যে এক ব্যক্তি একাধিকবার তারা হচ্ছে এই বরাদ্দ অর্থ পেয়েছে। এই জন্য আমরা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলছি, ওরাও আমাদের দেখাক না, ওরা মিটিংয়ে এসে দেখাক যে এই লোকগুলোকে দেওয়া হয়েছে, ঘোষণা করুক যে আমাদের 2 নম্বর ওয়ার্ডে এই 20টা লোককে দেওয়া হয়েছে, এটা ঘোষণা করুক, তাহলে আমরা খুশি হব। এখন আপনাদের কি থাকছে প্রচারে? আমাদের থাকছে যে আমরা যে নির্বাচিত হই তাহলে আমরা হচ্ছে পুরো ভোট যিনি রয়েছেন কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। বলছিলাম সামিদা, আপনি তো একজন যুব নেতা বলতে পারি, যে ডিওয়াইএফআই যুব নেতা বলতে পারি, তো এই ওয়ার্ডের যুবদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? দেখুন, এই ওয়ার্ডের যুবদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে যেটা বলবো আমি, যে আমাদের ক্যান্ডিডেট কিন্তু যুব, কম বয়সী ক্যান্ডিডেট, ল পড়ছেন উনি। তো আমরা সবাই জানি যে ইন্ডিয়া ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট কান্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ড, সবচেয়ে বেশি যুবক যুবতীর বাস আমাদের ভারতবর্ষে। তো ভারতের মতো দেশে পলিটিক্সে যেখানে এত কারাপশন আছে, গোটা দেশ সহ আমাদের পশ্চিমবাংলায়, সেখানে যুবদের সামনে আসা উচিত, পলিটিক্সে অংশগ্রহণ করা উচিত। তো আজকে আমাদের ইসলামপুরে বামফ্রন্ট আমাদের অনেকগুলো যুবক যুবতীকে প্রার্থী করেছে, কম বয়সীদের করেছে। তার সাথে সাথে গোটা পশ্চিমবাংলায় আমাদের পৌরসভা নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে যুবক যুবতীরা প্রার্থী হয়ে উঠে আসছে, এটা একটা খুব ভালো দিক। আমি একটাই কথা বলবো যে ক্যান্ডিডেট খুব ইয়াং ক্যান্ডিডেট, তার মধ্যে কাজ করার মানসিকতা আছে, সাহস আছে। যুবকদের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে, শুধুমাত্র যুবক যুবতীদের না, সার্বিক সবার উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলবো যে এই ধরনের ক্যান্ডিডেট খুব সহজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের মানুষ রাজনীতিতে, আমরা যুবকদের মধ্যে বা তাদের পরিবারের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে পলিটিক্সে কেন যাবে, ওটা তো খারাপ লোকদের কাজ, এটা একটা আছে, কিন্তু আসলে না, পলিটিক্স ভালো লোকরাই করবে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি ভালো লোকেরা পলিটিক্সে ইনভলভ না হওয়ার জন্য খারাপ লোকেরা আমাদের মাথার উপরে বসে আছে। তো এদের যদি আমরা সরাতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই সেটাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। তো একজন যুব তরতাজা শামসাদ পারভিন উনি দাঁড়িয়েছেন, সবার উদ্দেশ্যে এটাই যে ওনাকে বেশি পরিমাণে ভোট দিয়ে এবার জিতিয়ে একটা ইতিহাস কায়েম করা হোক, মানুষ সেটা করবে আশা করি। একদম
যে যুবতী একজন প্রার্থী রয়েছে আপনাদের, কি বলবেন, কতটা সমর্থন করবে লোকাল? এখানে 5 বছর যিনি কাউন্সিলর ছিলেন, তিনি তার যে কাজ সেই অনুন্নয়ন এবং হচ্ছে যে দুর্নীতি কাটমানির জন্য তিনি ঘেরাও অবধি হয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে সে দলবদল করেছিল পিঠ বাঁচানোর জন্য। মানুষ এটাকে ভালো চোখে দেখেনি, খুব স্বাভাবিকভাবে নবজন্মের প্রজন্মের হচ্ছে প্রতিনিধি, এদেরকে আমরা সামনে নিয়ে এসেছি এবং তার নেতৃত্বে এখানে নির্বাচন হবে এবং আমরা আশাবাদী শামসাদ পারভীন এখান থেকে বিজয়ী হবে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব যিনি প্রার্থী রয়েছে বন্ধুগণ, শামসাদ পারভীন। মা ও বোনেরা, বলছিলাম, আপনি এতক্ষণ তো ধরে প্রথমবার এবার আপনারা প্রার্থী ধৈর্য ধরে হয়েছেন। আমাদের আজকের জেতার জন্য নির্বাচনী কতটা সভায় আশাবাদী? 100% আশাবাদী। কি কারণ? জনগণ আমার সঙ্গে আছে, অবশ্যই আমি জিতবো। এবারে আপনাদের ওয়ার্ডে তৃণমূলের আজকের এই হয়ে নির্বাচনী শাসক দলের সভায় হয়ে কিন্তু একজন প্রার্থী রয়েছে, তিনি কমরেড শামসাদ পারভীনের কি? আপনাদের ওয়ার্ডে তৃণমূলের হয়ে যিনি প্রার্থী রয়েছে তিনিও একজন মহিলা, আপনিও একজন মহিলা। আপনি এবং ওনার মধ্যে কতটা আপনি প্রভাব ফেলতে পারবেন ওনাদের উপরে বলে মনে করছেন? আমি নতুন প্রজন্ম হয়ে দাঁড়াচ্ছি, ঠিক আছে? আমি জনগণদের জন্যই দাঁড়াচ্ছি, যা যা উন্নতি হয়নি উন্নয়নের জন্যই দাঁড়াচ্ছি আমি। তারা আমাকে চেয়েছেন, তবেই আমি এগিয়ে এসেছি এবং আমি ওয়েল এডুকেটেড। আমি ওদের জন্য অনেক কিছু করতে পারি, যতটা ওনাদের যা যা সমস্যা রয়েছে তা আমি সংশোধন করতে পারবো। আগামী দিনে আপনার কি চিন্তা ভাবনা থাকবে যদি জয়ী হয়ে আসেন? যদি জয় এই হয়ে ওয়ার্ডের আসি, জন্য। অবশ্যই তাদের যা যা সমস্যা থাকবে সব কিছু আমি ভালো করেভাবে দেখব। আর তা কিন্তু আমি কমিটির মাধ্যমে দেখবো। সব থেকে প্রথমে একটা কমিটি করব, তার মাধ্যমেই আমি তাদের যা যা সমস্যা থাকবে, যা যাই হবে, আমি লোকজনের মাধ্যমে সবকিছু করবো। আপনার এলাকা ঘুরে দেখেছেন, কি কি সমস্যা দেখা যাচ্ছে এলাকায়? ড্রেনের সমস্যা আছে, পানীয় জলের সমস্যা আছে, আবার যে গরিবের জন্য যা টাকাটা আসতেছে বা এই সরকার থেকে, তা কিন্তু গরিবদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। তাদের বাড়ি ঘর, কারো কাছে ছাদ নেই, কারো বাড়িতে দেখা যাচ্ছে কি 5টা 6টা বাড়ি একটাই বাথরুম ইউজ করতেছে। এইসব যত কিছু সমস্যা রয়েছে তা সব কিছু নিয়েই আমি এগিয়ে এসেছি। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনারা কিন্তু দেখছিলেন পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই বন্ধুগণ, চিত্র কিন্তু আপনাদেরকে আজকের এই নির্বাচনী সভায় বামফ্রন্টের মনোনীত সিপিআই প্রার্থী কমরেড শামসাদ পারভীনের সমর্থনে এবারে বক্তব্য রাখবেন বামফ্রন্টের সিপিআইএম এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিকাশ দাস। সামনে যাও। সাথী সভাপতি, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আজকের এই পথসভায় 2 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে কিন্তু একটা পথসভার আয়োজন উপস্থিত আছেন আমাদের বামফ্রন্টের অন্যতম নেতৃত্ব কমরেড স্বপন গৌরনিয়োগী, কমরেড পবন যাদব, কমরেড সুশেন বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই ওয়ার্ডের প্রার্থী হয়ে উপস্থিত আছেন আমাদের বামফ্রন্টের মনোনীত সিপিআই প্রার্থী কমরেড শামসাদ পারভীন। এখানে উপস্থিত আছেন ওনার সমর্থনে বহু নেতা কর্মী,